नमस्कार मित्रों, ये इसी दिसंबर के दिन थे, मध्य दिसंबर के, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और ये वर्ष था 1914। 1914 ईस्वी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तो ये थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग और ये पता नहीं क्या क्या मुहावरे आपके सामने आ गए हैं। उस वक्त यकीनन सर्दी ज़्यादा पड़ती थी। और ये जो घटना मैं सुना रहा हूँ ये भी उसी स्थान की है जहाँ सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ती थी। हम लोग अनुमान भी कई बार नहीं लगा पाते। और ये क्षेत्र था न्यू जर्सी का। न्यू जर्सी में एक छोटा सा कस्बा वेस्ट ऑरेंज। और वेस्ट ऑरेंज में उस वक्त एक बहुत बड़ा आदमी काम कर रहा था, जिसे आप लीजेंड कह सकते हैं, कि ऐसा एक आविष्कार करता जिसको लीजेंड माना जाता है, लोकप्रिय, जिसकी चर्चा बड़ी होती थी। और वो था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन की वहाँ बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी। उसने एक प्लांट भी लगाया हुआ था, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी और एक प्लांट, बहुत बड़ा संयंत्र। तो उसमें वो अपने प्रयोग भी और अपने प्रयोगों के अनुसार अपने जो आविष्कार होते थे उनका जो एक्सपेंशन है, जो उनका विस्तार है निर्माण के माध्यम से, वो वही किया करता था। और बहुत सारे लोग उसमें उसके साथ में काम करते थे, काम पर व्यस्त रहते थे। ये इसे माना जाता था कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर चीज़ों का उत्पादन होता है बाकायदा। हर उत्पादन के पीछे उस आविष्कारकर्ता थॉमस एडिसन की सोच और उसका विज़न ये फैला होता था। हुआ क्या कि अचानक सर्दियों के दिन थे, जैसे मैंने आपको बताया है कि मध्य दिसंबर, और अचानक उस प्लांट में, उस संयंत्र में आग लग गई। आग लग गई तो उसके बाद यद्यपि वो सारी प्रबंध वहाँ पर, व्यवस्था सारी ठीक थी, आसपास भी क्योंकि वहाँ प्लांट ऐसे संवेदनशील लगे हुए हैं, तो आसपास भी आग बुझाने वाले जो संयंत्र हैं, दमकल वाले, उनकी कोई कमी नहीं थी। सभी पहुँच भी गए। लेकिन आग इतनी भयावह थी कि वो उसको इतनी जल्दी में काबू में कर लेना कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जो फायर फाइटिंग स्क्वाड हैं, आग से लड़ने वाले, आग बुझाने वाले दमकल हैं, उनके बस का भी रोग आसानी से नहीं था। उनको बड़ी देर लगी इसको बुझाने में। और तभी इसका भागा भागा उसका 24 वर्षीय बेटा आया, चार्ल्स एडिसन का बेटा। उसने बाद में ये सारी घटना का उल्लेख उसने 1961 में रीडर्स डाइजेस्ट में एक अपने लेख में बाकायदा सारी घटना का पूरा विवरण, आंखों देखा विवरण दिया। तो वो भागा भागा आया और उसने अपने बाप के पास खड़ा हो गया, और उसकी भी गला, आवाज़ रुंध गई और उसकी आंखें भी नम थीं बहुत ज़्यादा, और बड़ी बेचैनी से, व्यग्रता से। लेकिन थॉमस एडिसन जो था, एडिसन इसका फादर, जो पिता था इसका, वो बड़ा शांत मुद्रा में, थोड़ा सा दुख तो झलक रहा था चीज़ों को उसके चेहरे पे, विषाद था कुछ खो देने का। लेकिन उसने अपने चार्ल्स को डामाडोल, अपने बेटे को डामाडोल नहीं होने दिया। और उसने बिल्कुल आसानी से, धीरे से, बड़ी आम सी आवाज़ में, सहज भाव से कहा, चार्ल्स जाओ अपनी माँ को भी बुला लाओ। और साथ साथ उसे कहना कि आस पड़ोस की जो उसकी मित्र हैं, महिला मित्र, उन सबको भी ले आए। लोगों ने ऐसी जो आग है कहाँ देखी होगी, उन सबको बुलाओ कि ऐसी आग भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये मानकर चलें। और वो सब लोग बुझा आ जाएं। और जब चार्ल्स ने पूछा कि ये बापू आप क्या कह रहे हैं, कि पिताश्री ये तो बात जचती नहीं है जो आप कह रहे हैं, कि आपके चेहरे पर ना कोई घबराहट, या तो आप बौखला चुके हैं और या फिर आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे। तो थॉमस एडिसन ने उसको कहा कि नहीं, मुझे लगता है, मेरा एहसास, मेरी अनुभूति ये है कि मैंने रबिश चीज़ें, जो भी गन था, सारा का सारा वो समाप्त कर दिया, वो समाप्त हो गया। और मैं इस घटना को प्रेरक रूप में लेता हूँ। मैं इसे ये नहीं लेता कि ये बहुत बड़ी क्षति हो गई और मैं तो वहाँ बाल पकड़ के बैठ जाऊँ या रोने लगूँ। मुझे लगता है कि ये रबिश चीज़ें हैं, ख़त्म हो गई, और अब मुझे इसी बहाने से नए निर्माण करने का मौका मिल जाएगा।
और मैं ये सोचकर बड़ा संतुलित बर्ताव कर रहा हूँ। तुम इस बात को मेरी बौखलाहट न समझो और ना ये समझो कि मैं इन चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा। और इन चीज़ों को मैं समझने के लिए मैं एक लेखक हुए हैं अपना नीत्शे के बारे में आप जानते हैं। नीत्शे बहुत बड़े दार्शनिक थे और नीत्शे का एक सिद्धांत था एमोर फाटी। तो एमआर फाटी जो है वो स्पेलिंग में उसके बोल देता हूँ ताकि उच्चारण में आपको अटपटा लगे, तो आप अपने आप इसको सजा संवार लें। AMOR एमआर और फाटी FATI। अब इसका जो अर्थ था, इसका अर्थ ये था कि ये जो MR 40 है, इसका मतलब ये है कि लव ऑफ फेट, कि जो होनी है आप उसको प्यार से देखिए और ये मानकर चलिए कि ये नियति थी, ये होना ही था और इस होने का उद्देश्य एक ही है कि ये जो हो चुका है ये मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मुझे वहाँ से आगे बढ़ना है जहाँ तक मैं पहले पहुँच चुका था। जहाँ तक पहले पहुँच चुका था वो सब मेरे जहन में, मेरी कल्पनाशीलता में, मेरे मस्तिष्क में सारा का सारा कैद है, सारा का सारा बाकायदा मौजूद है। और मुझे अब अपनी अगली निर्माण यात्रा या आविष्कारों की जो खोज है वो उससे आगे की ओर करनी है। और अब निश्चित रूप में जो मैं करूँगा वह दुनिया भर में ज़्यादा चर्चा का विषय बनेगा। और मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको जिक्र ये भी बता दूं कि इस आग में जो क्षति हुई थी, आज के डॉलर्स का हिसाब लगाएं तो 23,230 करोड़ आप कह सकते हैं कि 2.30 करोड़, 2.30 लाख, 2.30 करोड़ ही होगा। इसको आंकड़े को सही कर लीजिए। 2.3 का मतलब यह है कि 2.3 करोड़ डॉलर उस वक्त की ये कॉस्ट थी उसके प्लांट की, जिसमें जो क्षति हो गई थी। जो क्षतिग्रस्त जो सामान था, जो संयंत्र थे, जो मशीनें थी, उनकी कॉस्ट ये आती थी। इसमें थॉमस एडिसन की अपनी जो ब्रेन की कॉस्ट थी, जो उसके आविष्कारों की जो खोज की कॉस्ट थी, वो इसमें शामिल नहीं थी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड थे जिनका कोई मूल्यांकन हो ही नहीं सकता कि ये रिकॉर्ड, इनका मूल्य क्या था, कितने कीमती थे। इन चीज़ों का कोई मूल्यांकन ना किसी ने किया और ना ही ये मुमकिन था। और जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस तब भी चलता था, बीमा, लेकिन कुल बीमे की राशि भी कुल क्षति वाली राशि से सिर्फ उसका 1/3 हिस्सा ही कवर करती थी, शेष हिस्सा कवर नहीं करती थी। बहुत सारा सामान ऐसा था, बहुत सारी मशीनरी ऐसी थी जो इंश्योरेंस में कवर उन दिनों में नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है कि जो क्षति है वो इतनी ज़्यादा व्यापक थी कि उसका सही अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन उस वक्त उसने एक ही बात याद रखी कि लव ऑफ फेट जो है ये बड़ी एक दिशा देती है, ये एक नई दिशा की सूचक है। और हमें ये मानकर चलना चाहिए कि क्षति ज़िंदगी है, जीवन है तो क्षति तो होगी। जीवन के साथ ही जो विनाश है, निर्माण के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये कब होगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें ये ज़रूर एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी है तो इसमें चुनौतियाँ भी ढेरों आएंगी। जब ढेरों चुनौतियाँ आएंगी तो उस वक्त अगर आप रोने किसी भी एक चुनौती पर बैठ गए, किसी भी एक चुनौती पर आप हताश होकर आपने अपने आप को अकर्मण्य कर दिया, तो होगा क्या? आप समाप्त हो जाओगे और आपकी उपलब्धियां भी सारी की सारी उसी राख के ढेर में बदल जाएंगी। लेकिन यदि आपने ये बात मन में बैठा ली कि ये अंत नहीं है जीवन का, जीवन जो है उसके बाद भी चलता है, किसी भी हादसे के बाद भी जीवन जो है उसकी यात्रा, उसका प्रवाह
वो अबाध गति से चलता रहता है। यदि आप ये बात आत्मसात कर लेंगे, अपने जहन में बैठा लेंगे, तो ये निश्चित है कि आप पहले की उपलब्धियों से और आगे अनंत तक आप पहुंच पाएंगे। ये निश्चित है। धन्यवाद।